नमस्कार। आज 26 जून है और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 26 जून का अपना एक महत्व है। इसी रोज देश में आपातकाल लगा था और आज ही के दिन नई लोकसभा में 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। एक तरह से वो चुनाव, हालांकि चुनाव की प्रक्रिया पूरी अपनाई गई, लेकिन वो एक आम सहमति जैसा ही चुनाव था। तो ये दोनों मामले जो हैं पर आज अपन बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कि अपन बातचीत शुरू करें, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा जो भी नया वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये तो, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, अपने ग्रुप में डालें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें। कमेंट आप ज़रूरी नहीं है कि उसके पक्ष में ही लिखें, आपको जैसा लगता है वैसे लिखें और हमें सुझाव दें। और सुझाव जो आप देंगे वो हमारे को और बेहतर करने में मदद करेंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। आज साथियों 18वीं लोकसभा में, जैसा कि आपको मालूम है कि आज लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर के चुनाव होने थे, हुए भी, हो गए। कल ही भाजपा का तो नहीं कहना चाहिए, अब एनडीए का ओम बिरला जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था और इंडिया के तरफ से कांग्रेस के सुरेश ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और आज दोनों के बीच में चुनाव होने थे। नई संसद में 2 दिन से आप जानते ही हैं कि प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिला रहा था, सारे सांसदों को, और कुछ सांसद, शायद 4-5 सांसद रह गए हैं जिनके शपथ नहीं हुई। वो आगे जब आएंगे तब लेंगे, लेकिन आज नहीं हुई। और जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम समाप्त हुआ, 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव होने थे और पीठासीन अधिकारी जो प्रोटेम अध्यक्ष थे, उन्होंने चुनाव की घोषणा की और ओम बिरला का नाम पुकारा। उस पर ध्वनि मत से लोगों ने, मतलब सांसदों ने उनका समर्थन किया जिन लोगों को उनको करना था और वैसा ही समर्थन के सुरेश के पक्ष में इंडिया गठबंधन वालों ने किया। आवाज़ लगभग बराबर थी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि ध्वनि मत से ओम बिरला विजयी हुए। तो ओम बिरला विजयी हो गए क्योंकि विपक्ष ने मत विभाजन की बात नहीं की। विपक्ष ने समझा होगा कि हमारा संख्या बल कम है और 24 घंटे जो इनको मिले थे उसमें ये किसी तरह का इजाफा नहीं कर पाए। सोच रहे थे कि हम 234-35 हैं, हम 33-34 जो भी, और 2-3 जने और मिले हैं तो 37 करीब हो गए। लेकिन वहाँ पर चाहिए थे 272
तो 272 के आसपास भी नहीं पहुंचते, 260 250 भी नहीं हुए, तो कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के सारे गठबंधन ने सोचा होगा कि बेहतर है चुनाव न करवाया जाए, मत विभाजन न करवाया जाए, और कांग्रेस के बीजेपी के ओम बिरला को, जो पहले भी अध्यक्ष थे, उनको सावधानी के साथ अध्यक्ष पद स्वीकार, मतलब अध्यक्ष पद पे उनको स्वीकार कर लिया जाए। और ऐसा ही हुआ। अध्यक्ष बनने के बाद मतलब उनको आसन तक ले गए। पिछली 2 बार में तो अकेले प्रधानमंत्री ले जाते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी साथ थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी थे, और ये दोनों साथ साथ थे। और पीछे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इनके पीछे साथ थे। तो इन्होंने वहाँ पर उनको बिठाया, हाथ मिलाया, बिठाया, और फिर सदन की कार्रवाई चालू हुई। सदन की कार्रवाई चालू होने पे प्रधानमंत्री जी ने उनकी बड़ी तारीफ़ की, पिछले कार्यकाल की भी तारीफ़ की, और कहा कि सारी बाधाओं के बावजूद भी काम जो है बहुत अच्छा हुआ, और ज़्यादा काम हुआ, मतलब काम की गति बहुत अच्छी थी, और कई तरह से उनकी तारीफ़ की। स्वाभाविक है, उनके अध्यक्ष थे, और उनके कार्यकाल में जिन चीज़ों को वो चाहते थे दबाना, उनको दबाया, जिन चीज़ों को चाहते थे उनको पास करवाया, तो उनकी तारीफ़ करना तो बनता ही है। लेकिन जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि लोकतंत्र का मतलब विपक्ष को भी पूरा सम्मान देना होता है। तो ये एक तरह की अध्यक्ष जी को वार्निंग थी कि आप जो है अब उस तरह से नहीं कर सकते जैसे पिछली बार आपने किया, निलंबन किया, निकाला, जो भी आवाज़ को चुप कराया। तो उन्होंने कहा कि आप हमको, विपक्ष को भी और विपक्ष के हर सांसद को, सदन के हर सांसद को बोलने का पूरा अवसर देंगे और उनकी बात को आप नहीं दबाएंगे। ये बात तो राहुल गांधी ने कही, लेकिन इसके बाद जो अखिलेश यादव खड़े हुए, अखिलेश यादव ने बहुत ही सटीक तरीके से अध्यक्ष जी को पाठ पढ़ाया और कहा कि आपका नियंत्रण जो है विपक्ष पे तो होता ही है, लेकिन सत्ता पक्ष पे भी नियंत्रण होना चाहिए। और पिछली बार की तरह आप इस बार निलंबन नहीं करेंगे लोगों का, सांसदों को बोलने देंगे, उनकी आवाज़ को दबाएंगे नहीं और सबको पूरा अवसर देंगे। तो ये सीधे उन्होंने ओम बिरला को चेतावनी देते हुए कहा, एक तरह से चेतावनी ही समझना चाहिए इसको, कि इस बार हम 236 हैं और आपसे दबने वाले नहीं हैं। और ये भी कहा कि आपके इशारे से संसद चलती है, लेकिन आपके इशारे से ही ठप भी हो जाती है। तो इस बार वो इशारा आप नहीं करें कि जिससे ठप हो जाए। तो बिल्कुल सीधा उन्होंने उसके ऊपर अपना वो किया। फिर कनिमोझी और क्या सुप्रिया सूले और जितने भी सांसद बोले, उन्होंने भी ओम बिरला को बधाई दी अध्यक्ष बनने के लिए, और सबने ये बात ज़रूर कही कि आप निष्पक्षता रखें और विपक्ष को की आवाज़ को दबाने का प्रयत्न नहीं करें। तो इसके बाद जो है सदन में और भी कार्रवाई हुई, लेकिन मुख्य कार्रवाई यही थी। अब कल राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, और सच में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो बहस होगी वो कितनी क्रिटिकल होती है,
और राष्ट्रपति अपने भाषण में क्या क्या बोलते हैं, किन बातों पर ख़ास तौर से ध्यान देते हैं, कहते हैं, उसके ऊपर जो बहस होगी वो बहुत ही रोचक होगी। आज जिस तरह से बहस हुई और आज जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात को रखा, उससे लगता है कि विपक्ष पूरे दमखम से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी अपनी बात रखने में नहीं चूकेगा। तो ये आज का दिन का कार्यक्रम था। लेकिन मैं आपको इस बार ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के दिन ही इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी में बहुत सारी जातियाँ हुई, मीसा लगाया गया। मीसा में कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया और कुछ को तो बीच में छोड़ दिया, कुछ माफ़ी मांगकर छूट गए, लेकिन कुछ 19 महीने पूरे जेल में रहे। और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता तो जेल से ही चुनाव लड़े और चुनाव में इंदिरा गांधी के हारने के बाद ही उनको जेल से छोड़ा गया। तो इमरजेंसी के दिनों में बहुत सारी जातियाँ हुई और उन जातियों को कोई सरकार अब न दोहराए पहले। लेकिन ये एक बात पर विचार करना चाहिए कि ये जो इमरजेंसी लगी थी, आज जो बिना इमरजेंसी के ही इमरजेंसी जैसा माहौल है, किसी भी पत्रकार को उठा के जेल में डाल देते हैं, किसी को भी यूएपीए लगा करके जेल में डाल देते हैं, देश विरोधी कानून का इस्तेमाल करके उसको जो है जेल में डाल देते हैं, और ईडी सीबीआई का उपयोग करके जैसे बड़े बड़े नेताओं को, केजरीवाल और झारखंड के जो हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो ये सारी बातें इमरजेंसी की ही याद दिलाती है। लेकिन ये इमरजेंसी अघोषित है, उस समय घोषित हुई थी, और घोषित भी लोग कहते हैं कि घोषित भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है, इसको देखना की ज़रूरत है कि इमरजेंसी लागू हुई, लेकिन वो भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार लागू हुई। ऐसा नहीं है कि संविधान को एक धत्ता बता करके और इमरजेंसी लागू हो गई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि मोरारजी देसाई की सरकार जब आई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 में, तब उन प्रावधानों को जो इमरजेंसी लागू करने के लिए उस संविधान में थे, उनको निकाल दिया। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संविधान की आड़ लेकर के और आपातकाल लगाया जा सके, अपनी तानाशाही थोपी जा सके। लेकिन अब बिना उसकी आड़ लिए ही तानाशाही थोपी जा रही है, उसका क्या हो सकता है। और अब जो इस चुनाव के जो रिज़ल्ट आए हैं, और जैसे लोगों के नीचे तक लोगों के, मतलब ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के, मज़दूर, किसान और खेतीहर मज़दूर और खेतों में काम करने वाले और दलित और हरिजन, गिरिजन, सारे लोगों के पास जो ये मैसेज गया कि संविधान हमारा खतरे में है, इसको बचाओ। और इसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने जो वोट किए, उसका परिणाम है कि विपक्ष इतना मजबूत होकर के आया। वास्तव में विपक्ष ने इतनी मजबूती विपक्ष के कारण नहीं हुई। विपक्ष ने चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले एक साल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, लेकिन इस बार का चुनाव जनता ने स्वयं ने लड़ा और विपक्ष को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाया कि चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लोगों पर तानाशाही नहीं थोप सके। बस मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप इसको फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन इसका जो है बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, कोई पैसे नहीं लगते। तो इसको जो है सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।